लाख करोड़ का हिसाब किताब सुना सकता हूँ यहाँ से अभी खड़ा होकर। 1000 लाख करोड़ इतना पैसा होता है। 5,000 रुपए की गड्डी बनाओ तो चांद से जाकर के वापस आ सकते हैं। वो आप अब इस पूरे प्रस्ताव में, अब मैं वापस सीरियस थोड़ा मूड में, दरअसल क्या मेरी आदत है थोड़ा वो मासिक में बोलने की, तो वापस आ रहा हूँ। बीटीटी के प्रस्ताव के रूप में हमने कहा ये जो है रिसीविंग अमाउंट पर लगेगा, ये एक जैसा नहीं होगा, इसमें स्लैब होंगे, गरीब मजदूर किसान पर नहीं लगेगा। जिनके पास में नहीं है उसमें यूआईडी कार्ड का इस्तेमाल, मोबाइल का, तमाम तरह की इतनी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूआईडी कार्ड में संशोधन की जरूरत है। आजकल किसी को भी बांग्लादेशियों को यूआईडी कार्ड दे दिया 3 से 4 करोड़ लोगों को, भैया ये नहीं चलेगा। 5 करोड़ लोग अवैधानिक तरीके से हमारे देश में रहते हैं, उसमें संशोधन करना पड़ेगा, करेंगे लेकिन यूज तो करेंगे उसका। फिर जो है मैंने ये बता दिया कि टैक्सेशन अधिकारी क्या करेंगे और ये क्या करेंगे। बीटीटी के लाभ क्या होंगे, सबसे बड़ी चीज इससे फायदा क्या होगा। इससे औसत रूप में पेट्रोल करीब 40 से 50% सस्ता हो जाएगा। बोलो चाहिए कि नहीं? गाड़ी पानी से चलाते हो क्या? बोलो आप लोगों को 50% पेट्रोल सस्ता चाहिए? बोलो आपको डीजल 60 वाला चाहिए कि 35 वाला? आपको गैस सिलेंडर 1200 वाला चाहिए कि 300-400 वाला? अरे भैया जो है हम आसन जरूर कहते हैं लेकिन सिंहासन को ठिकाने लगाएंगे। अभी बात ये है कोई एहसान कर रहे हो। अरे पेट्रोल जब है ही उसकी कॉस्ट सारे लगा करके 40 रुपए के, हमको देते क्यों 80 रुपए में? तुम होते क्यों लोग? इनको सब कुछ इस देश में महंगाई है नहीं पैदा की गई। अरे जब है पेट्रोल की एक्चुअल कॉस्ट में, तुम गवर्नमेंट हो जहां की सरकार व्यापारी, वहां की प्रजा भिखारी। तुम अपना पेट्रोल 40 में आता है, 40 में हमको दो, ये टैक्स वो टैक्स, हमसे एक टैक्स ले लो ना। इस देश में मैं तो कहता हूं देश की राजनीति की मुख्य धारा का मुद्दा भी ये होना चाहिए कि जो हमको आधे रुपए में पेट्रोल डीजल दिलाएगा, जो आधे रुपए में गैस दिलाएगा, उसको हम वोट देंगे। यहां से शुरू करो, तब ये टैक्सेशन सिस्टम बदलेगा। ऐसे नहीं तो खुदा करके बदल देगा। तो भैया यहां से चीज होगी। इसलिए मैं तीनों चीजों को एक साथ कह रहा हूं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तीनों चीजों को देखना पड़ेगा। अंतिम बात, और तो सुनो फायदा क्या होगा। 10 से लेके 50% महंगाई जो हमारे प्रधानमंत्री कम नहीं कर पाए वो हम कर पाएंगे। ये है इसका सबसे पहला फायदा। और देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना निवेश आएगा, हम 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे पाएंगे। यहां में भिखारी बना के रखा हुआ। इस देश में महंगाई खत्म हो जाएगी। ये जो मैंने कहा 9 लाख करोड़ रुपए जो अभी कंपनियों के पास सरप्लस नहीं पड़ा है, वो लग जाएगा काम में। काला धन, भ्रष्टाचार, नकली करेंसी कितनी आप लोगों ने हिसाब किताब तो बनाते हो, नकली करेंसी का हिसाब किताब रखा है? मैंने रखा हो। 15 से 20% लोग बता, नकली करेंसी खत्म, आतंकवाद खत्म, सारी चीजें खत्म। भैया इतनी बड़ी भारत चीन और अमेरिका से ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, इतना बड़ा ये टैक्सेस है। अब इसकी फिजिबिलिटी के बारे में मैं 2-3 बातें कह के अपनी बात को पूरी करता हूं। अरुण कुमार जी, आज आपको कुछ बड़ा बोलना पड़ेगा। हाँ, इसमें जो प्रॉब्लम है आप बताइए, बात करेंगे, सब लोग बात करेंगे। मैंने कहा ये आर्थिक न्याय, इसका हिंदी में अर्थ होता है इकोनॉमिक जस्टिस। ये इसलिए हमने रखी वेबसाइट। हाँ, एक में मतलब कहते ना आप इस बहाने। तो ये दरअसल यहाँ अंग्रेजी वाले ज्यादा है ना, आर्थिक न्याय। तो ये इसके ऊपर आप लोग अपने प्रस्ताव डालिए ना कि आपको क्या सुझाव है। मैं तो कहता हूं पहले हमने यदि 1000 लोगों से बात की तो इसके ऊपर 2 लाख लोगों के, 5 लाख लोगों के, 5 करोड़ लोगों के इसके ऊपर सजेशंस आए ना, क्या दिक्कत है? हम उसको छाटेंगे। और ये व्यवस्था, अब मैं इसमें ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहता, मैं चाहता हूं कि ये इस जनवरी महीने में, फरवरी महीने में ये पूरा इसके ऊपर पूरा मंथन होना जाना चाहिए और इसमें एक ऐसा अमृत निकलना चाहिए जिससे इस देश से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये नकली करेंसी, सारी आर्थिक दरिद्रता, मैंने कहा ना इकोनॉमिक अनार्की, टैक्सेशन टेररिज्म, ये सारा देश में ऐसा फैला हुआ है। लोगों को एक तरफ तो पैसे कमाओ, पैसे कमा करके मैंने सुखी कोई नहीं देखा। किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, नींद आती नहीं, फिर पैसे किस लिए कमाएगा?
जब यही हाल होना था, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, हार्ट अटैक हो गया, पटाखा फूट गया, ये शमशान में जाने के लिए पैसा कमाया था। आदमी का पागल बना रखा है। ठीक करो भैया इस सिस्टम को, क्यों नहीं कर सकते? तो ये कोई बात मेरे का, ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल फिजिबल बात है। तो सुनो, मैं कह रहा था ये सारा फिजिबिलिटी इसकी मैं पहले बता चुका हूं कि भैया कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए हम लोग अपने बैंक में ला सकते हैं, और जो भी पैरेलल इकोनॉमी खड़े होने के जो व्यवस्था है उसको हम ध्वस्त कर सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ही बातें जो है न्यू मनी फॉर्म और नियर मनी फॉर्म वाली चीजों को हम खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का रेवेन्यू सरप्लस होगा, देश में ब्रॉड बेस तैयार होगा टैक्सेशन का। आज कहते हैं खाली 3.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, 125 करोड़ लोग टैक्स नहीं देते हैं, और देंगे 50 करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आ जाए, ब्रॉड बेस होगा और जस्टिस फुल होगा, इक्विटेबल होगा। वर्तमान में टेक्नोलॉजी की पहुंच मैं पहले बता चुका हूं, इससे जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें 5 मिनट में बात पूरी करता हूं। स्टेट, सेंट्रल, लोकल बॉडीज के टैक्सेशन का विभाजन, वितरण कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 40-40-20 कर दीजिए, हो गया ना। 40-40-18 कर दीजिए, 102% बैंक को दे दीजिए, अपना खूब बढ़िया सारी चीजें खड़ी कर लेगा। जब चाहो थोड़ा उसको चेंज कर सकते हो स्लैब को बैंक के साथ। तो इसको एक आता है कि जो हमारा संवैधानिक ढांचा है कि उसमें स्टेट के राइट अलग से, सेंट्रल के। अरे भैया जो पहले मिल रहा था, पहले उनको जब 8 लाख 10 लाख करोड़ मिल रहा था तो 15 लाख करोड़ दो ना, और उसको उसी ढांचे में तो क्या दिक्कत है। तो इसमें पॉलिटिकल समस्या, इच्छा शक्ति हो तो कुछ नहीं आने वाली। बैंकिंग सिस्टम कितने दिन में खड़े हो गए मैंने बता दिया। सारे टैक्स खत्म करने से सरकार को घाटा तो नहीं होगा। लोग एकदम सोचते 15 लाख करोड़ तो खत्म कर दी, अरे आएंगे तो 30 लाख करोड़, उसकी तो सोच। अरे भैया देखो, हम चीजों को ठीक करने की सोचें बस। बड़ी करेंसी गोल्ड आदि वापस लेने से बेईमान लोगों का भी पैसा बैंक में आएगा तो आने दो, दिक्कत क्या, मैंने पहले बता दी। जो इंटरनल फैमिली ट्रांजेक्शन है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन है, ट्रस्ट, एनजीओ, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन, इसमें क्या होगा सोच लो भैया। ये हमको थोप थोड़ी रहे, इसलिए मैंने पहले आदरणीय आहूजा साहब ने, यहाँ कोई इंपोज करने हम नहीं आएंगे, ऐसा मानिए। अरे भाई सोचो ना इस दिशा में, क्या इसमें दिक्कत आ सकती है। तो इंटरेस्ट रेट आज देश में कितना चल रहा है जी, ब्याज दर 12, 4 हो जाएगी हिंदुस्तान में। जो है ये तो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इससे देश बाहर निकल जाएगा। और इंपोर्ट ड्यूटी और विदेशों से संबंधित जो ट्रांजेक्शन होते हैं कि भाई वहां हम भेज देते हैं, तो उससे इसके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी को जो है, जो भी उसके लिए जस्टिसफुल तरीका हो उसको देख सकते, कोई लंबी चौड़ी प्रश्न नहीं है। तो ये जो है कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये व्यवस्था होगी तो भारत एक तरह का टैक्स हेवन हो जाएगा। ये व्यवस्था होती तो पूरी दुनिया इधर ही आएगी ना, होने दोने दिक्कत क्या है। मैं 2 बातें कहता हूं, पूरी दुनिया का पैसा यदि हम कमजोर हैं और बाहर का आएगा तो लूट के लेके जाएंगे, हम ताकतवर हैं तो सारी दुनिया हमें समाहित हो जाएगी। और हमें एफडीआई खाली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड यूनिट में लानी चाहिए। अरे जब चीन जो 153 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर सकता है तो हम 200 लाख करोड़ का क्यों नहीं कर सकते। हौसला रखना चाहिए, योजना बनानी चाहिए और देश के बारे में सोचना चाहिए। तो आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अच्छी दिशा में जाए तो अच्छा और गलत दिशा में जाए। तो ये इच्छा शक्ति का सारा मामला है, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो कोई समानांतर अर्थव्यवस्था की बात आई, वो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सिलेक्स वाली बात आने से चीज खत्म हो जाती है। मैं अंत में अपनी बातें कहता हुआ कि ये कोई, मैंने कहा, निर्णय नहीं है, ये डिसीजन नहीं है, एक मंथन, एक प्रपोजल आपके बीच में रखा है, इसके ऊपर सोचो ना, इसमें क्या दिक्कत आ सकती है। तो गरीब मजदूर किसान की कोई समस्या मैंने पहले बता चुका हूं। तो इसके ऊपर मैं सोचता हूं कि आप इस अर्थव्यवस्था के महारथी हैं, आप सारथी, इसको किधर लेके जाना है आप लोग एकदम पक्का कर लो कि कोई भी दर की बात करेगा उसको गलत रास्ता नहीं बताना। आहूजा साहब, इनको आशीर्वाद ऐसा दे दो कि भैया सीधे सीधे रास्ते चल लो। अब अपने को देश को, और एक बात देखो, इसमें 2 चीजें होंगी। एक तो अपने व्यवसाय में ट्रांसपेरेंसी आएगी। गवर्नमेंट भी तो कहां खर्च करिए हम देख पाएंगे ना। अब हर चीज के लिए आरटीआई लगाओ, क्यों आरटीआई लगाए? जब हमने पैसा दिया तो उसका जानने का अधिकार है, हर चीज का जानने का अधिकार है। तो ये जब हमारी अपने उद्योग में, अब हम अपनी इकोनॉमी के अंदर जब ट्रांसपेरेंसी रहे तो गवर्नमेंट भी हमसे दे रही कहां खर्च करे, जब पता लगे तो हमें खुशी होगी ना। आदमी कमा करके करना क्या चाहता है? आदमी कमा करके यही चाहता है कि मैं जहां हूं, जिस परिवार में, जिस समाज, जिस देश में आगे बढ़े।
मैं अंत में ये कहता हुआ कि आप आर्थिक न्याय.org के ऊपर उसके वेबसाइट के ऊपर विजिट करके, उसके ऊपर ईमेल करके, तमाम तरीकों से आप इसके अंदर जो है आप अपने प्रपोजल्स दें। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ये मंथन वाला काम जल्दी हो जाए, कि ये मंथन जो है ये अमृत इस बार के लोकसभा चुनाव के पहले निकलना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टियों को हम दबाव दें कि आप ये करोगे तो हम आपको संसद में भेजेंगे। ये ऐसा होने वाला नहीं है भैया। हमारी बात गलत है तो तर्क के साथ कहो, लॉजिक के साथ कहो, और हमारी बात सही है तो मानो। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। इसको लोकतंत्र को ठोकतंत्र से चलाना पड़ेगा। तो जो है मैं बस इतनी बात कहता हूँ। कुछ बातें मैंने विरोध में कही। लखोटिया जी, आपने विरोध किया था, हम तो आनंद में रहते हैं। आनंद में रहते हैं, पूरे देश को आनंद में देखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये ऐसी व्यवस्था बढ़िया बन जाए कि एक आम आदमी को भी ये सब कमाता जब वो है तो उसको समझ में भी आना चाहिए टैक्सेशन क्या है। इतना क्रिटिकल, एक में भी इतना ज्यादा है, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे तो वो बता रहे थे ना। मैं तो पहली बार सुना, क्या जबरदस्त हमारे आवाजादी ने रखा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं जो पढ़ने वाला उसको भी नहीं पता, समझने वाला उसको भी नहीं पता, मतलब कैसे चल रहा है हिंदुस्तान। ये सारी चीजें ऐसे, अरे भैया आदमी को पता होना चाहिए कि भाई मेरे ऊपर कौन सा टैक्स लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, साफ साफ बता दो। ये इतना घुमा फिरा क्यों रखते हो? तो ये सारा अंग्रेजों का बना हुआ तंत्र है। सीधी सीधी बातें पर आना चाहिए हिंदुस्तान। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे, इसमें अपने सुझाव देंगे, और इस बार इस देश में एक बड़ी आर्थिक क्रांति आनी चाहिए, एक राजनीतिक क्रांति आनी चाहिए, एक समृद्धि की क्रांति आनी चाहिए, और हिंदुस्तान जहां 18वीं शताब्दी में था उससे कई गुना और आगे जाना चाहिए। 18वीं शताब्दी में हम पूरी वर्ल्ड की जीडीपी का 25% हमारे पास में था, एक्सपोर्ट का हमारे पास में 25% था, 1.5 पर आ गए। कहां पर खड़े हैं हम? तो पूरी तरह से हम इस बारे में सोचें। मैंने जो है बहुत ज्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज्यादा नहीं रखे, वैसे मैं बहुत तैयारी करके आया। कोई पूछेगा तो मैं एक एक चीज को भी रखूंगा। तो खैर ऐसा कोई शास्त्रार्थ नहीं है। बात यह है कि हमारा देश बहुत आगे जा सकता है, और जैसे उन्होंने कहा ना कि कह रहे थे कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, काला धन, भ्रष्टाचार, अरे भैया बहुत बिल बना लिए अब इन जो है ना, और अब इन बिलों में सांप घुस गए। उन बिलों में सांप घुस गए और हमें काट रहे हैं। एक एक ठीक ठाक सा काम कर लो, ऐसे एक साथ कई काम हो जाएंगे। देश को बहुत तरह से खतरा है। मुझे लगता है अर्थ यदि ठीक हो जाए, अंत में आचार्य चाणक्य एक वाक्य बोल करके, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय, इंद्रियस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम युद्धोपसेवा। अर्थात यदि देश को आगे बढ़ाना है तो धर्म अर्थात न्याय के आधार पर आचरण, और वो न्याय तब होगा जब आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी। ये मैं अपना वाक्य नहीं कह रहा हूं, आचार्य चाणक्य का कह रहा हूं। सुखस्य मूलम धर्मः, बोलो क्या है? सुखस्य मूलम धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। तीन ही बातों के ऊपर आज सोचे। तो अभी धर्म की और अर्थ की बात होगी, अब राज्य की बात करने के लिए जेटली जी हमारे बीच में, एक बार उनका अभिनंदन कर लीजिए, ये बहुत प्यारे है। और जेटली साहब, आपने ये प्रस्ताव मान लिया ना, बाकी तो हम अपने आप देख लेंगे। ठीक बात है ना? अरे बोलो ना भैया, इस देश के अंदर अब मैं आपसे फिर अंतिम बात उनके बारे में बोलूंगा। पहले आपसे पूछता हूं, इस देश में महंगाई यदि घटती है तो घटनी चाहिए कि नहीं? आधे मूल्य में पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए कि नहीं? अरे भैया, सब चीजों में 25% महंगाई कम हो जाएगी, और आपकी भी समस्या कम हो जाएगी। कम करके ज्यादा कमाओगे।